नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बाल विकास। हमने एक नए बिंदु को, एक नए टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम था बाल विकास। बाल विकास में हमने पढ़ा था कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके अंदर जो वृद्धि और विकास की जो संकल्पना है उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और हमने ये पढ़ा कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई। तो बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वो 17वीं सदी में कॉमेनियस नाम के एक विद्वान, इन्होंने सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी की एक स्थापना की, यानी इन्होंने एक स्कूल खोला था। उसके बाद में पेस्टालोजी ने इसके ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन किया अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर और बेबी बायोग्राफी नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर इस अध्ययन का पूरा विवरण उसके अंदर हमें मिलता है। उसके बाद टाइडमैन हुए। टाइडमैन के बाद में स्टैनले हॉल ने अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चलाया, इसको लेकर बाल विकास को लेकर आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने की वजह से ही स्टैनले हॉल को बाल विकास के आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है और पेस्टालोजी को इसका जनक कहा जाता है, क्योंकि पेस्टालोजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा कि वृद्धि जो होती है वो क्या है। वृद्धि है हमारे शरीर की शारीरिक ग्रोथ। शारीरिक विकास को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जितने भी हमारे शारीरिक रूप में अगर हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी पक्ष हैं, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, उन सभी पक्षों को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि विकास को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं और वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में, शारीरिक अंग में अगर किसी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, अगर वो ग्रोथ हमें बाहरी रूप में नजर आ रही है और हम उसे छू सकते हैं और गुणात्मक रूप से उसे माप सकते हैं और संख्यात्मक रूप से हम उसे बता सकते हैं, तो वो क्या है, ग्रोथ है। और विकास क्या होता है, यह सिर्फ मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं होकर ये क्या है, ये सभी पक्षों में होता है, इसे हम देख नहीं सकते। ये क्या होता है, आंतरिक रूप में होता है, जिसका मापन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आज एक नए बिंदु पे बात करेंगे जिसका नाम क्या है, विकास के सिद्धांत। क्या है, विकास के सिद्धांत। देखिए, विकास के कुछ सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे हमारा विकास क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सिद्धांत की। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत। इनको सिर्फ समझना है हमें। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हमारा जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जितना भी हमारा विकास होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का क्यों ना हो, वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है परंतु निरंतरता नहीं टूटती। हम ये कह सकते हैं कि हमारा विकास क्या है, जीवन भर चलता है, परंतु कुछ जीवन भर चलने के साथ साथ उसकी गति कभी कम हो सकती है और कभी ज्यादा हो सकती है, परंतु ये नहीं है कि वो विकास कहीं जाकर रुक जाएगा। विकास कभी भी रुकेगा नहीं, वो निरंतर चलता रहेगा। गति कम या ज्यादा हो सकती है। तो दो बातें हमें याद रखनी है कि एक तो विकास क्या है, निरंतर चलता है, निरंतर चलता है, और दूसरी हमें याद रखनी है कि गति क्या है, कम ज्यादा हो सकती है। गति कम या ज्यादा हो सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारी अवस्थाओं की, आपने पढ़ा होगा कि जो शेषावस्था जो होती है हमारी, शेषावस्था में विकास की जो गति होती है वो सब सर्वाधिक मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो हमारा शेषावस्था में होता है। उसके बाद जब हम बाल्यावस्था में, एक बालक जब पहुंचता है तो बाल्यावस्था के अंदर उसके विकास की गति जो है वो निम्न हो जाती है, धीरे हो जाती है। और फिर जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचने, बाल्यावस्था के अंत में या किशोरावस्था की शुरुआत में जैसे ही हम पहुंचने वाले होते हैं तो हमारे विकास की गति क्या है, अचानक से तेज हो जाती है और हमारे शरीर में अचानक से हमें परिवर्तन नजर आने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है वो निरंतर चलेगा परंतु उसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है।
बात समझ में आई कि पहला नियम हमें क्या कहता है विकास का, ये नियम भी कह सकते हैं, अब इनके सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है हमें ये बताता है कि विकास जो है वो निरंतर चलेगा, और निरंतर चलने के साथ साथ ये भी है कि वो उसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु उसकी निरंतरता में कोई भी कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमानों का सिद्धांत। कौन सा है, समान प्रतिमानों का सिद्धांत। समान प्रतिमानों का सिद्धांत, या इसे हम बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे हम, समरूपता का सिद्धांत। तो देखिए समान प्रतिमानों का और समरूपता का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जातियां या प्रजातियां विकास के एक ही नियम पे चलती है। क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, सभी जातियां व प्रजातियां विकास के एक ही नियम पर चलती है, विकास के एक ही नियम पर चलती है। मतलब विकास का जो नियम होगा वो सभी जातियों में, सभी प्रजातियों में एक जैसा ही होगा। ये नहीं है कि मानव का जो बच्चा है, मानव का बच्चे का जो विकास है वो पशु के बच्चे के समान नहीं हो सकता। पशु के किसी बच्चे का जो विकास है वो मानव के बच्चे के विकास की तरह नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि समान प्रतिमान रहते हैं। जैसा प्रतिमान हमारी पुरानी पीढ़ियों में है वैसा ही हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का जो क्रम है उसी अनुरूप चलता रहेगा। अगर कोई मानव का बच्चा है तो वो मानव की तरह ही विकास करेगा, पशु की तरह नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विकास के अंदर क्या होता है, जातियां व प्रजातियां जो है विकास के एक ही नियम पर काम कर चलती है, उनमें एक ही नियम काम करता है। ऐसा नहीं है कि मानव आज किसी और तरीके से विकास कर रहा हो और आगे चलकर कुछ और तरीके से विकास करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मानव कभी बंदर की तरह विकास नहीं करेगा। मानव का विकास तो मानव की तरह ही होगा ना, मानव के बच्चे का विकास तो मानव के बच्चे की तरह ही होगा, मानव की तरह ही होगा ना। और बंदर के बच्चे का विकास जो है वो बंदर के बच्चे की, कुत्ते का जो बच्चा है, कुत्ते का बच्चा जो होगा वो उसी अनुरूप विकास करेगा जैसे कुत्ते का विकास हुआ। तो किसी भी पशु का बच्चा जो है वो उसी अनुरूप विकास करेगा जिस प्रकार से उस पशु का विकास हुआ है, और मानव का जो बच्चा है वो उसी अनुरूप विकास करेगा जिस अनुरूप क्या हुआ है, मानव का विकास हुआ है। बात समझ में आई कि ये क्या है, समान प्रतिमानों के सिद्धांत पर काम करता है, समरूपता बनी रहती है विकास के अंदर। क्या है समरूपता, समरूपता का मतलब कि दोनों का विकास क्या है, समान रहता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई फर्क महसूस लगे हमें या कोई फर्क आ जाए, ऐसा कोई फर्क हमें नहीं देखने को मिलता। विकास हमेशा समान रूप से और समान प्रतिमान के आधार पर ही चलेगा। तो दूसरा सिद्धांत हमें समझ में आया कि जो सभी जातियां व प्रजातियां जो है वो विकास के किसी एक ही नियम पर आधारित होती है, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर पे अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता विकास को प्रभावित करती है। यानी कि हमारे संसार में क्या है, ये हमारा संसार है, अब ये पूरा संसार है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव पाए जाते हैं उन सभी मानवों में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, या हम इसे बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है हर व्यक्ति के अंदर। आप और मेरे में बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। हमारा विकास क्या है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, देखिए निरंतरता बनी रहेगी विकास के अंदर। मैंने अभी जो पिछले वाले में बताया समान प्रतिमान, विकास का जो क्रम रहेगा ना वो सेम रहेगा। विकास जिस प्रकार से सभी मानवों का विकास तो एक तरह से ही होता है, परंतु उनकी गति
कम या ज्यादा होना सभी मानवों में अलग अलग पाई जाती है। किसी में कोई विकास कम होगा, कोई मानसिक रूप से परिपक्व होगा तो कोई मानसिक रूप से अपरिपक्व होगा, कोई शारीरिक रूप से परिपक्व होगा तो कोई शारीरिक रूप से अपरिपक्व होगा, कोई सामाजिक बालक होगा तो कोई असामाजिक बालक होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं तो सभी बालकों के अंदर यानी कि जितने भी संसार में प्राणी पाए जाते हैं उन सभी प्राणियों के अंदर क्या है, हमें व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो विकास तो क्या है, निरंतर चलता है, समान प्रतिमान के रूप में चलता है, परंतु हर मानव का विकास क्या है, अलग अलग गति से होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए विकास को प्रभावित करती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब एक बालक जो है वो तो ऐसे माहौल में रह रहा है जिसका जो वातावरण है वो बिल्कुल क्या है, पोषण रहित वातावरण है, और एक ऐसा बालक है जिसको अच्छे से पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो विकास सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसको पोषण ज्यादा मिल रहा है उसको होगा, उसका होगा ना, और जिसको पोषण नहीं मिल रहा उसका नहीं होगा। तो है तो दोनों ही मानव, परंतु उनमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए गए हैं, दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसी वजह से क्या है, उन दोनों में विकास की जो गति है वो अलग अलग है। एक बालक का मानसिक विकास कक्षा के अंदर देखिए, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास के अंदर जो 50 या 60 बच्चे जो होते हैं उन सभी बालकों का जो बुद्धि का जो इंटेलिजेंस होती है उनकी वो एक जैसी नहीं होती। हर बालक की सोच और उनका देखने का जो नजरिया या जो याद करने की शक्ति जो है, समस्या समाधान की जो शक्ति है वो उनकी सबकी क्या है, अलग अलग है। हर बालक अपने आप में एक अलग ही योग्यता रखता है। ठीक है, कुछ बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, तो कुछ प्रतिभाशाली बालक हो जिनको एक बार बताते ही चीजें समझ में आ जाती है। किसी को बार बार बतानी पड़ती है तो किसी को बहुत बार बताने के बाद भी नहीं समझ में आती। तो वो क्या है, वो उन कक्षा के अंदर बैठे हुए उस समाज के अंदर हमें ये पता लगता है, उस कक्षा के अंदर बैठे हुए उस बच्चों के ग्रुप से हमें ये पता लगता है कि हर बच्चा क्या अब एक दूसरे बच्चे से क्या है, अलग है। अलग होने का मतलब उनके अंदर सब में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, और व्यक्तिगत विभिन्नता होने की वजह से क्या है, विकास की गति सब में अलग अलग है। तो बात समझ में आई ना, क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, हमारे विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो अगला सिद्धांत है हमारा, अगला सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है, अगला सिद्धांत है हमारा विकास की निश्चित दिशा व क्रम का सिद्धांत। विकास की निश्चित दिशा व क्रम का सिद्धांत। क्या है कि विकास की जो गति होती है ना, विकास की एक प्रक्रिया होती है। देखिए, कोई भी विकास हो उसकी एक प्रक्रिया होगी, और उस प्रक्रिया में क्या होगी, एक निश्चित दिशा होती है। हर विकास की अपनी एक दिशा होती है। विकास जो होता है ना उसकी एक दिशा होती है, और एक निश्चित दिशा में ही वो विकास आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूं एक मानव के अंदर, तो एक व्यक्ति का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होगा। क्या होगा, एक व्यक्ति का विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है, या ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, या हम इसे कह सकते हैं ये वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास जो होता है ना वर्तुलाकार होता है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो विकास की दिशा क्या होती है, वर्तुलाकार होती है। विकास किस प्रकार से होता है, तो विकास वर्तुलाकार स्थिति में होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है कि देखिए दो बातें हमें याद रखनी है कि सिर से पैर की ओर होता है, और विकास जो है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। क्या होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है। अब देखिए ये जो मानव है, अब ये मान लीजिए कोई मानव है, अब ये जो मानव है ना, अब ये जो मानव होगा, अब इसका जो विकास होगा ना, उसके सबसे पहले किसका विकास होगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा। क्या होगा, उसके बाद उससे सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होगा,
और मस्तिष्क के विकास के बाद उसके बाकी शरीर के अंगों का विकास होगा। क्या होगा? मस्तिष्क के विकास के बाद बाकी शरीर के अंगों का विकास होगा प्रारंभ। यानी जब बच्चा क्या होता है, बच्चा जब भ्रूण के रूप में होता है ना, बच्चा जब भ्रूण के रूप में होता है, माता के पेट में जब वो बच्चा होता है तो सबसे पहले बच्चे का क्या क्या बनता है? उसका सिर का निर्माण होता है। सबसे पहले जो ये हमारा सर होता है ना, उसका निर्माण होता है माता के पेट में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है, जब बच्चे का निर्माण प्रारंभ होता है गर्भावस्था के दौरान, तो सबसे पहले क्या होता है? मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसके हाथों का निर्माण होना, उसके धड़ का निर्माण होना, उसके पैरों का विकास होना, तो धीरे धीरे बाकी शरीर के अंगों का विकास, यानी कि जो विकास है वो कहां से चलना प्रारंभ होता है? ऊपर से चलना प्रारंभ होता है, सिर से चलता है। और कहां जाकर खत्म होता है? वो पैरों पे जाके खत्म होता है। दूसरी बात, जब ये विकास हमारा हो जाता है, यानी कि ऐसे, तो फिर विकास की गति किस प्रकार से चलेगी? विकास की गति क्या है? सबसे पहले हमारे केंद्र का विकास होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका विकास होगा। और रीढ़ की हड्डी से हमारा जो विकास है ना, वो कहां जाएगा? सिरों की ओर जाएगा। हमारे शरीर के जो बाकी के जो ये सिरे है ना, ये इन सिरों की ओर विकास जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सिर से क्या है? पैर की ओर होता है, और केंद्र से सिरों की ओर होता है। तो ये विकास कैसा कहलाएगा? ये विकास वर्तुलाकार विकास कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? वर्तुलाकार विकास कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास की जो गति होती है ना, वो कैसी होती है? विकास अंदर से बाहर की ओर, अर्थात वर्तुलाकार होता है, अंदर से बाहर की ओर। जैसे मैंने ये बोला ना कि केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों का मतलब क्या है? ये विकास की गति कौन सी है? ये वर्तुलाकार गति है, वर्तुलाकार। यानी कि अंदर से कैसा होता है? बाहर की ओर जाता है विकास, अंदर से बाहर की ओर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर या वर्तुलाकार या केंद्र सिरोमुखी विकास होता है। देखिए, इसे केंद्र सिरोमुखी और मस्तोदोमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तोदोमुखी भी कहा जाता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है इसमें, सिर से पैर की ओर, दूसरा केंद्र से सिरों की ओर, जिसे हम बोलते हैं वर्तुलाकार। ठीक है ना? या हम इसे बोल सकते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है ना? इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना? उसके बाद अगला जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत क्या कहता है हमें कि विकास कैसा होगा? विकास एकीकरण का सिद्धांत। अगला कौन सा सिद्धांत है हमारा? एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या है। एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ तात्पर्य यह होता है कि विकास की गति जो है ना, विकास जो होता है वो एकीकरण के सिद्धांत पर चलता है। क्या चलता है? विकास एकीकरण के सिद्धांत पर चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एक साथ चलती है। व्यक्ति के विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकास के जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जब उनका निर्माण प्रारंभ होता है तो वो एक साथ प्रारंभ होता है। ये हम ये कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि हमारे शरीर के सभी अंगों का जो निर्माण है या विकास है वो एक साथ प्रारंभ होता है। एक साथ प्रारंभ होने का मतलब कि एक साथ वो शुरू होता है उनका विकास, और एक साथ शुरू होते होते क्या है, एक ही साथ खत्म होता है, एक साथ खत्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है वो एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकीकरण का मतलब विकास एक के सभी शरीर के अंगों का विकास को है एक साथ चलता है या एक इकाई के रूप में चलता है। एक इकाई के रूप में चलता है विकास जो है वो एक इकाई के रूप में चलता है। या हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है वो एक इकाई के रूप में चलता है, या ये कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है। संपूर्ण अंगों का विकास एक इकाई में होता है, परंतु हमें क्या याद रखना है कि जो ये अंगों का विकास जो शुरू हुआ वो एक साथ चला, परंतु इनमें गति क्या है, कम या ज्यादा हो सकती है। ये नहीं है सेम गति से सभी का विकास होगा, सेम गति से सभी का विकास नहीं होगा। ठीक है ना? किसी की गति ज्यादा होगी तो किसी की कम होगी। जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उन अंगों का विकास जो है वो एक इकाई के रूप में तो हो रहा है, एक साथ तो हो रहा है, परंतु उनकी गति में क्या है, हमें विभिन्नता देखने को मिलेगी।
गति में हमें क्या देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। इसी वजह से कहा जाता है कि एकीकरण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास एक इकाई के, हमारे शरीर के जितने भी अंग है उनका विकास जो है वो इकाई के रूप में होता है, परंतु इनकी गति या कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास सामान्य क्रियाओं से शुरू होकर विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। क्या है कि व्यक्ति का जो विकास है वो सामान्य क्रियाओं से शुरू होकर विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। यानी कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय सबसे पहले वो शारीरिक क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाएं करेगा, शारीरिक क्रियाओं से फिर वो मानसिक क्रियाओं की ओर बढ़ेगा, मानसिक क्रियाओं से वो सामाजिक क्रियाओं की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। सामाजिक क्रियाओं के अंदर बात करें वो संवेगात्मक क्रियाओं की ओर बढ़ेगा। तो विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट। सबसे पहले उसने क्या सीखा? वस्तुओं को पकड़ना। वस्तुओं को सबसे पहले बालक जो है ना बालक जो है वो क्या सीखता है? जैसे ही बालक का जन्म होगा तो जब जैसे जैसे उसमें विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तो बालक सबसे पहले बैठना सीखेगा। क्या सीखेगा? सबसे पहले बैठना सीखेगा। ठीक है ना। बैठने के बाद वो खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद वो चलना सीखेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। सामान्य चीज ये थी बैठना, उसके लिए फिर खड़ा होना, फिर चलना। ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलने लगेगा तो फिर वो दौड़ने भी लगेगा, फिर वो दौड़ने भी लगेगा। तो ऐसे प्रकार से क्या होता है? हमारा जो विकास होता है, एक व्यक्ति का जो विकास होता है या एक बालक का जो विकास होता है वो सामान्य क्रियाओं से शुरू होकर विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। तो देखिए अगर ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है तो देखिए इस सिद्धांत के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो, अगर आप किसी बालक को लोगे, अगर आप अपने पर ले तो सबसे पहले जब आपने स्कूल जाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? सबसे पहले कक्षा में पहले दिन आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? हमें पेंसिल को पकड़ना, पेन को पकड़ना सिखाया जाता है। ठीक है ना। जब उसे हम पकड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें पाई का ज्ञान दिया जाता है, ऐसे बनाना, फिर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। फिर ठीक है ना। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे क्या है? अक्षर बनाना। जब एक अक्षर का ज्ञान हो जाता है फिर आपको एक शब्द का ज्ञान दिया जाता है, एक शब्द का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है ना। शब्द से फिर आप वाक्य की ओर बढ़ते हैं, शब्द से आप वाक्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहले सामान्य क्रियाओं को सिखाया जाता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं को सिखाया जाता है। उसी अनुरूप क्या होता है? हमारा विकास होता है कि सबसे पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं, सामान्य क्रियाओं को सीखते हैं। एक बालक सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है? विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में पहले सामान्य चीजें सीखता है, सामान्य चीजों के बाद वो विशिष्टता की ओर बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम। व वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। देखिए वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का नियम क्या होता है कि जब हमारा विकास होता है तो उसके ऊपर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव ना पड़कर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। जब हम वंशानुक्रम और वातावरण की बात करते हैं तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो 50-50% हमारे विकास पर पड़ता है। एक व्यक्ति के विकास के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव दोनों ही समान मात्रा में पड़ता है। ठीक है, समान मात्रा में। जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ेगा उतना ही प्रभाव जो है वो वातावरण का पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बालक के विकास में और एक व्यक्ति के विकास में किसी एक का प्रभाव ना पड़कर इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है।
वंशानुक्रम की बात करें तो जो माता या पिता से जो आपको वंश के रूप में, वंशानुक्रम के माध्यम से जो आपको आनुवांशिकता के रूप में जो कुछ मिला है वो आपके विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप जो एक नए वातावरण में आए, उस वातावरण के अंदर जो भी घटक हैं आसपास के आपके, उन घटकों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, वहां के लोगों का प्रभाव पड़ेगा, आपके आसपास के इन्वायरमेंट का या वातावरण का प्रभाव, वातावरण के अंदर क्या घटक पाए जाते हैं, कैसे लोग पाए जाते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, आपके परिवार की दिनचर्या, आपके परिवार का व्यवहार, इन सब का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा। यानी कि आपके ऊपर वातावरण का प्रभाव भी पड़ रहा है, ठीक है ना। एक बच्चे का शांत होना और चिड़चिड़ा होना भी दोनों का कारण क्या है, उसका वातावरण कारण है, उसका क्या है, वातावरण कारण है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से जो हमारी जो पीढ़ी से हमें आनुवांशिकता के रूप में मिला है, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वातावरण से भी चीजें ग्रहण करते हैं और इसका प्रभाव हमारे विकास के सभी पक्षों के ऊपर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम अगले सिद्धांत पे बात करें तो अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पहलुओं के विकास में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। क्या कहा हमने कहा कि परस्पर संबंध हमारे जितने भी पक्ष हैं विकास के, यानी कि एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन पक्षों में क्या होता है, विकास होता है। अब इन सभी पक्षों का क्या है, आपस में क्या है, संबंध है, आपस में क्या है, संबंध है। अगर एक बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी उसी अनुरूप होगा, और मानसिक विकास पूर्ण है तो फिर बच्चे का सामाजिक विकास, सामाजिक रूप से वो परिपक्व होगा, और सामाजिक रूप से परिपक्व है तो वो संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व होगा। अगर मान लीजिए किसी भी एक विकास के अंदर कोई कमी रह गई, बच्चा मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई कमजोर है, तो शारीरिक रूप से अगर वो कमजोर है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, उसके मस्तिष्क पे भी पड़ेगा। और अगर मस्तिष्क पे पड़ेगा तो मस्तिष्क पे पड़ने का कारण क्या है, वो बच्चा जो है वो सामाजिकता से दूर हो जाएगा, और अगर वो सामाजिकता से दूर हो जाएगा तो पूर्ण रूप से उसके संवेगों का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का क्या होता है, आपस में संबंध होता है, ठीक है ना। जैसे ही बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों और उसकी आदतों का निर्माण भी होता है। रुचियों और आदतों का निर्माण का तात्पर्य क्या है, मानसिक विकास से है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हमारा पूर्ण होता है। तो हर विकास के हर पक्ष का क्या होता है, आपस में संबंध होता है। तो ये है हमारे विकास के सिद्धांत, ठीक है ना। ये विकास के हमारे क्या है, सिद्धांत। उसमें सबसे पहले हमने निरंतरता का सिद्धांत, फिर समान प्रतिमानों का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विकास के निश्चित दिशा व क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का नियम और परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऐसे हमारे 8 सिद्धांत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास की उपयोगिता क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास की उपयोगिता। उपयोगिता में आपको कुछ बिंदु याद रखने हैं, कुछ बिंदु आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु क्या है, बाल विकास की उपयोगिता क्यों है, क्यों इसे उपयोग में लिया गया, क्या कारण है, और इसके उपयोग में लेने से हमें क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर उपयोगिता की बात करें तो बालकों के व्यवहार को जानने में क्या होता है, सहयोगी होता है। बालकों के व्यवहार को जानने में उपयोगी, ठीक है ना। बात समझ में आई कि बालकों के व्यवहार को जानने में क्या होता है, हमारा बाल विकास क्या है, उपयोगी होता है। बाल विकास क्या होता है, उपयोगी होता है। नंबर दो पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 में क्या है, शिक्षा व शिक्षण में सहायक, शिक्षा व शिक्षण में सहायक।
जब आपको एक बालक के विकास का पूर्ण ज्ञान होगा तो आप उसे जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, वो उसमें भी क्या है आपको वो बाल विकास क्या है सहायता देगा। इसीलिए इसे बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान में एक शिक्षक को ये विज्ञान जो है वो पढ़ना जरूरी होता है, इसका ज्ञान जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद नंबर 3 है विकास को जानने में उपयोगी। विकास को जानने में उपयोगी। विकास को जानने में उपयोगी है। हम विकास की गति और विकास के नियमों को इसके अंदर पढ़ते हैं कि एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो एक बच्चे का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन सी गति से हुआ है, कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, उन सभी को जानने में क्या होता है हमारा ये बाल विकास क्या हमारे लिए उपयोगी होता है। उसके बाद बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। जब एक बालक के विकास क्रम को अगर आपने जान लिया तो उसके व्यवहार को आप नियंत्रित भी कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में एक बालक को आप जब पढ़ा रहे हैं, कई सारे बालकों को पढ़ा रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए उनके विकास क्रम को जानना भी जरूरी है, हमें उनके व्यक्तित्व को जानना भी जरूरी है। और इनके नियंत्रित करने के लिए हमें इसमें क्या मिलता है, बाल विकास से हमें व्यक्तित्व की जानकारी भी प्राप्त होती है। एक बालक के व्यक्तित्व की जानकारी में सहयोगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मार्गदर्शन में उपयोगी। क्या है, मार्गदर्शन में उपयोगी। मार्गदर्शन में उपयोगी, ठीक है ना। उसके बाद निर्देशन व वातावरण निर्माण में सहयोगी। निर्देशन व वातावरण निर्माण में सहयोगी, ठीक है ना। निर्देशन कर सकते हैं आप किसी के विकास को जानकर, किसी बालक के विकास को जानकर आप बालक के निर्देशन कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा वातावरण आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी में उपयोगी। क्या है, व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी में उपयोगी, ठीक है ना। व्यवहारगत परिवर्तनों की, जो बालक के अंदर व्यवहारिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उनकी जानकारी के अंदर क्या होता है आपके लिए ये उपयोगी होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे अंदर पारिवारिक जीवन की भविष्यवाणी में उपयोगी। पारिवारिक जीवन की भविष्यवाणी में उपयोगी। अगर आपको बाल विकास के, बाल मनोविज्ञान के या बाल विकास की अगर आपको जानकारी है तो आप अपने पारिवारिक जीवन की भविष्यवाणी यानी कि यह क्या बता सकते हैं कि एक बालक का विकास किस प्रकार से आगे होने वाला है या कैसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो थे हमारे उपयोगिता, और इसके बाद मैं बात करूंगा कुछ कारक हैं जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता ही होंगे कि कौन कौन से जो कारक है वो हमें क्या करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमने पढ़ा था कि वातावरण। एक वातावरण जो है बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करेगा, क्योंकि एक बालक का विकास तो ऐसे वातावरण में हो रहा है जिसमें पोषण की कोई कमी नहीं है, तो उसका विकास क्या होगा, अच्छा होगा। और एक बालक का विकास तो ऐसी जगह हो रहा है जिसमें पोषण नहीं मिल रहा उसको ठीक से, ठीक है ना, उसको क्या नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा। तो पोषण नहीं मिल रहा तो इसमें क्या होगा, वो बालक को पोषण का शिकार हो सकता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वातावरण का जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है वो है वंशानुक्रम। अनुवांशिकता के जरिए जो भी हमें माता पिता से, हमारे पीढ़ी से हमें जो प्राप्त होता है उसका प्रभाव भी बालक के वातावरण के विकास के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव भी बालक के विकास के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। देखिए बुद्धि का विकास पर भी प्रभाव पड़ता है।
एक इंटेलिजेंस का कैसा होने, देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि हमारी योग्यताओं का एक संग्रह है। क्या है, योग्यताओं का संग्रह है। अगर बुद्धि अपरिपक्व होगी तो क्या है, हमारे अन्य जो विकास के पक्ष हैं उनको ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हमारा बुद्धि से मतलब क्या है, हमारी मानसिक शक्तियों से है। मानसिक शक्तियां अपरिपक्व होगी तो हमारा सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है ना। उसके बाद लिंग भेद, लिंग भेद, पुरुष और महिला, बालक या बालिका में भेद, ये भी हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद में जन्म क्रम, ठीक है ना, जन्म क्रम, ये भी हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद आहार, कि हमें खाने को क्या मिल रहा है, आहार भी करता है ना। किसी वाले को तो बहुत अच्छा मिल रहा है खाने को, किसी को मिल ही नहीं रहा, तो उसके विकास को वो चीज प्रभावित करेगी। उसके बाद में प्रजाति व देश क्या है, उसकी प्रजाति, उसकी जाति क्या है, ठीक है ना, उसका देश कौन सा है, ये सब चीज भी क्या है, उसको प्रभावित करेगी। ठीक है ना। एक इंडिया में एक बालक का जन्म हुआ, यहाँ राजस्थान में, देखिए देश की दूर की बात, हम अगर राजस्थान और किसी अन्य स्टेट की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो सभी का विकास क्या है, अलग अलग है, उसका वातावरण अलग अलग है। ठीक है ना। एक तो यहाँ राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अगर एक बालक का जन्म हुआ है, जहाँ पानी की बिल्कुल मात्रा कम है, गर्मी है बहुत ज्यादा, और एक ऐसे वातावरण में पूर्वीय पठारी भाग के अंदर जो जन्म हुआ है, वहां माहौल क्या है, अच्छा है, तो दोनों का विकास जो होगा वातावरण के अनुरूप क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए जितने भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें थायराइड ग्रंथि का नाम भी आता है, पीनियल ग्रंथि का नाम भी आता है, पाइपेरा थायराइड ग्रंथि का नाम भी आता है, ये जितने भी हमारी थायराइड जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन सभी का प्रभाव क्या है, हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। पीनियल ग्रंथि है, तो पीनियल ग्रंथि का क्या है, ठीक है ना, कि वो हमारे शरीर में जो भारीपन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बोनापन, उसमें उसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, बोनापन हो सकता है, शरीर का भारी हो जाना, ठीक है ना। और उसके बाद थायराइड के अलावा थायराइड से क्या हो सकता है, हमारे शरीर में क्या है, बहुत से अन्य रोग भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है। जैसे गलकंड हुआ, घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं, ये सभी रोग क्या है, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी कमी से होने वाले रोग है, और ये सभी रोग इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों की कमी से और इनकी अधिकता से हो सकते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हमारी, जो हमारे शरीर की ग्रोथ करती है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हुए जो हार्मोन्स हैं, जो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, वो हमारे शरीर की ग्रोथ करने में सहायक होता है। इसीलिए क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर वो हार्मोन अगर हमारा शरीर से नहीं निकलेगा सही ढंग से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, थायराइड जो ग्रंथि है हमारी, सबसे पहले जो हम बोलते हैं जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। जो वृद्धि हार्मोन जो है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि, उस मास्टर ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। उस वृद्धि हार्मोन की वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। अगर उस हार्मोन की कमी होगी तो हमारे शरीर की क्या है, गोनापन रह जाएगा, या हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी क्या करती है, हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करती है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक बालक का विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि बाल विकास का हमारे लिए कितना उपयोगी है बाल विकास। उसके बाद हमने कुछ कारकों को पढ़ा, जो कारक जो है हमारे बाल विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ में। ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास।